नमस्कार एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ 1psc.com। तो हमेशा की तरह हम इस बार एडिटोरियल एनालिसिस लेके आए हैं फ्रॉम 10th जून टू 12th जून 2021। तो ये हमारा एक फ्री इनिशिएटिव है जो कि सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, चाहे वो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हो या वो स्टेट पीसीएस के सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हो, उन सब के लिए ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि वो कभी भी एडिटोरियल्स को स्किप ना करें। जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं, चाहे वो हिंदू के हों, इंडियन एक्सप्रेस के हों, लिवमेंट के हों, वो कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी टॉपिक के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो 1psc का ये कोर्स स्पेसिफिकली इसलिए डिज़ाइन किया गया कि हर एक एस्पिरेंट, स्पेशली नए एस्पिरेंट्स जिनको एडिटोरियल्स पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, उन एस्पिरेंट्स के लिए ये काफ़ी मददगार रहेगा। तो हम इसमें इस बार काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला जो एडिटोरियल्स है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिटायर्ड ऑफिशियल्स फॉर रिलीजिंग सिक्योर इन्फॉर्मेशन। तो ये एक सिक्योरिटी का काफ़ी अच्छा टॉपिक है जिसमें गवर्नमेंट ने एक ऐसा अमेंडमेंट लाया है, एक ऐसा ऑर्डर निकाला है जिसके तहत जितने भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज में ऑफिशियल्स काम करते हैं वो बिना अपने हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूवल लिए कोई भी पब्लिक डिबेट या बुक या पेपर रिलीज नहीं कर सकते। राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है हमारा मॉनसून एंड इट्स डिवास्टेटिंग इफेक्ट। तो ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तीसरा हमारा अच्छा आर्टिकल है जिसमें कि जो बच्चे कोविड-19 की वजह से अनाथ हो गए हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है कोविड-19 की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर, हमारा नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को इंस्ट्रक्ट किया उनकी सिक्योरिटी के लिए, हमारे गवर्नमेंट को मोटिवेट किया कि उनके वेलबींग और उनके वेलफेयर के लिए अच्छे स्टेप्स लिए जाए और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को कम किया जाए। राइट। तो अगला हमारा आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किया है। तो इस बार ई कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसने फेज 3 हमारे ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स का फेज 3 का ड्राफ्ट प्रपोजल निकाला और कई सारे इंटेलिजेंस या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या हमारे एनजीओज ने उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स फाइंड आउट किए और उनके बारे में उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म भी दिखाया है और साथ में उन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम को लेके। एक अच्छा आर्टिकल हमारा है ड्रीम ऑफ अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। इसमें ऑथर ने हमारे ह्यूमैनिटेरियन, एथिकल, सोशल जस्टिस, कई सारे टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, जो कि आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो एक और हमारा अच्छा आर्टिकल है जो बात करता है ग्लोबल टैक्सेशन रेट्स पे, जो कि हमारे टैक्स हेवंस और हमारी टैक्स हेवंस जैसी कंट्रीज़ को कंसीडर करके गवर्नमेंट, जो हमारे G7 के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जिसके तहत उन्होंने जो कॉरपोरेट टैक्सेस हैं उनको ग्लोबली कैसे डिसाइड करें उस पर बात की गई है। राइट। तो ये काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स हैं जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो गाइस, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा कोर्स फ्री है और हमेशा फ्री रहेगा। थैंक यू सो मच। हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट आर्टिकल। तो हम अपना पहला आर्टिकल स्टार्ट करेंगे जो ये कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिटायर्ड ऑफिशियल्स फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंट एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत जितने भी रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के, वो अपना काम इधर इन द फॉर्म ऑफ बुक और इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स, पब्लिक डिबेट, वो पब्लिश नहीं कर सकते विदाउट प्रायर क्लियरेंस। कि कोई भी रिटायर्ड ऑफिशियल जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रॉ, आईबी, एनएसए, इनमें काम करता है, वो कोई भी अपनी बुक या अपना काम पब्लिश नहीं कर सकता। अगर करना है तो उनको पहले क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, एनओसी लेना पड़ेगा अपने हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन अब तक जो सिचुएशन थी उसमें ये था कि सर्विंग सिविल सर्वेंट्स जो हैं, जो अभी सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते पॉलिसी मैटर्स में, या क्रिटिसाइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को पब्लिकली। लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाते थे
तो वो बहुत सारी हमने देखा, जैसे ये भी एक जो आर्टिकल है ये भी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट ने लिखा है। तो पब्लिक डिबेट्स या बहुत सारे डिस्कशंस में वो पार्टिसिपेट लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि जितने भी सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो ऑफिशियल्स हैं वो डिबेट्स या पब्लिक पार्टिसिपेशन में काम नहीं ले सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ये लगाई हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगाई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्पेसिफिक कैटेगरी, सब पे नहीं, ओके। तो सिर्फ सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स पे। तो जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, तो क्वेश्चन ये उठा, एक ओपन डिबेट ये उठी कि लिमिट्स क्या है रिस्ट्रिक्शंस की। तो ये आर्टिकल इसी पे बेस्ड है कि लिमिट्स क्या है रिस्ट्रिक्शंस की। तो अमेंडमेंट ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जिस जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड शेड्यूल आरटीआई के तहत है, उसको पहले क्लियरेंस लेनी पड़ेगी फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर मेकिंग एनीथिंग पब्लिकली, राइट। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो बुक्स रिलीज करते हैं बेस्ड ऑन द नॉलेज दे हैव गेन्ड बाय वर्च्यू ऑफ वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जैसे कोई रॉ का ऑफिशियल है, वो डेपुटेशन पे अगर पाकिस्तान या अफगानिस्तान जाता है तो वो अपनी बुक रिलीज करता है बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। तो अब क्या होगा, उसको एक पर्टिकुलर क्लियरेंस लेनी पड़ेगी बिफोर रिलीजिंग हिज बुक। तो ये आर्टिकल इसी पे बेस्ड है। तो 25 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो इसके तहत आती है, इंक्लूडिंग आईबी, रॉ, सीबीआई, एसपीजी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और बहुत सारी, राइट। अब होगा क्या अगर करेंगे, all employees would have to give an undertaking to the head of the organizations that they would not publish sensitive information following which their pension can be withheld or withdrawn, the amendment states। अगर किसी ने ऐसा किया, किसी ने इस लॉ को, इस रूल को तोड़ा, तो उनकी पेंशन जो है वो रोक दी जाएगी। तो ये कितना जस्टिफिएबल है? आपको क्या लगता है? ऑथर यहाँ पे ये कर रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफिएबल है या नहीं, राइट। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स जो है हमारा 1923 का, ये कहता है कि ऑफिसर्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स आर प्रिवी टू अ लॉट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस। जो हमारे ऑफिसर्स हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के, इनके पास बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। अगर गवर्नमेंट ने इन पे कंट्रोल नहीं किया और ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिकली लीक हो जाती है, तो ये काफी हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेट के रूप में भी अंजाम दे सकती है, राइट। तो गवर्नमेंट वुड लाइक टू हैव सम कंट्रोल। तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई कंट्रोल चाहिए सो दैट एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑपरेशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय सच लीक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो हमारे प्रेजेंट ऑपरेशंस चल रहे हैं वो अफेक्ट ना हो जाए ऐसी जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, ऐसी जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है उनके लीक होने से, राइट। तो सवाल यही है कि हु डिसाइड्स व्हाट इज सेंसिटिव एंड व्हाट इज नॉट। अगर सबका सब हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे छोड़ दिया तो हु विल डिसाइड एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनी रिटायर्ड ऑफिसर्स हु आर इन दीज सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली informally get their draft vetted by the current head of the security services, so there is no much information which is of operational nature and could get compromised, ठीक है। तो अब तक क्या था, इंस्ट्रक्शंस मिलती थी तो वो इनफॉर्मली, वर्बली मिलती थी कि ये सिक्योर इंफॉर्मेशन है, अब इसको अब लीक नहीं करेंगे। लेकिन इस अमेंडमेंट से बेनिफिट ये हुआ गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल मैनर से, एक बाय रिटन रूल्स, गवर्नमेंट ने एक ऐसी अमेंडमेंट निकाली जिसमें इन सब ऑफिशियल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये लाइफ लॉन्ग रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है। लेकिन जो वर्ड सेंसिटिव है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे इसने इसको आके छोड़ दिया है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मतलब कोई कुछ भी रिटन डाउन नहीं है कि क्या सेंसिटिव है और क्या नहीं है, राइट। तो इट्स एन ओपन सब्जेक्टिव सब्जेक्ट। तो एक ओपिनियन जो दिया है ऑथर ने वो ये दिया है कि जब आप रिटायरमेंट के बाद जब आपके 5 साल हो जाते हैं तो वो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो इतनी यूजफुल नहीं रहती, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस जो है उनकी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है इतने टाइम के बाद। तो उन्होंने कहा एक डी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स का उन्होंने एक सजेशन दिया कि डी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स आफ्टर 5 years फ्रॉम द टाइम यू रिटायर
तो उन्होंने एक सजेशन दिया, राइट। तो कंसेप्ट अगर हम बात करते हैं कि एक पब्लिक राइट टू इंफॉर्मेशन है, अगर पब्लिक को इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई ऑपरेशन होता है जो कि सेंसिटिव है और पब्लिक को उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो उस ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो साथ साथ में सेंसिटिव भी है, सीक्रेट भी है, तो कंसेंसस चाहिए कि कितनी ऑपरेशन लीक करनी है और कितनी सीक्रेट रखनी है। तो ऑथर ये कह रहा है कि देयर इज ऑलवेज द टेंशन बिटवीन गवर्नमेंट्स डिजायर टू कीप इंफॉर्मेशन सीक्रेट on national security grounds and the public right to information held by public authorities। तो एक टेंशन रहती है बिटवीन आरटीआई में और पब्लिक जो गवर्नमेंट ने सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखी है उसके बीच में और साथ में आरटीआई के बीच में। तो एक कंसेंसस चाहिए, राइट। तो देयर इज ए नियर यूनिवर्सल कंसेंसस अमंग द डिसीजन मेकर्स नॉट ओनली इन इंडिया बट एवरीवेयर टू that some measure of secrecy is necessary to protect authorized national security activities। कुछ ना कुछ एक मेजर, एक लाइन चाहिए ऐसी फाइल्स के लिए जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटीज की जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोटेक्ट कर सके, सो दैट इंफॉर्मेशन लीक ना हो और गलत हाथों में ना पड़े। तो एक कंसेंसस की जरूरत है, एक थिन लाइन की जरूरत है जो कि डिफरेंशिएट करे कि कितनी इंफॉर्मेशन को रिलीज करना है और कितनी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट करना है। तो बहुत सारी नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटीज हैं जैसे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, ओके, मिलिट्री ऑपरेशन, समटाइम्स कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेलिब्रेशंस एंड समटाइम्स पर्सनल प्राइवेसी। लाइक बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन डिक्लोज नहीं करते और बैक एंड पे काम करते रहते हैं, तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन है उनको हम पब्लिकली रिलीज नहीं कर सकते। तो बट वी कैन इंश्योर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज। हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है एजेंसीज की वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, जो फंक्शनिंग है उनकी वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, राइट। तो टू मच ऑफ, ऑथर यहाँ पे ये कह रहा है कि टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग इन द पब्लिक डोमेन और टू लिटिल ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, ये भी एक हार्मफुल है। तो दिया कि डी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स विद टाइम, राइट। फाइल्स को डी क्लासिफाई कर दो, मतलब फाइल्स को, एक क्लासिफाइड फाइल्स होती है, एक डी क्लासिफाइड फाइल्स। क्लासिफाइड फाइल्स जो कि विद इन द ऑफिस रहती है उसकी इंफॉर्मेशन, और डी क्लासिफाइड फाइल्स मतलब जिनकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली रिलीज कर दी जाती है। तो यूएस में फॉर एग्जांपल एक एग्जामिनेशन चला था, एक रिगरस एग्जामिनेशन हुआ था जिसके तहत उन्होंने पब्लिक फाइल्स को, मोस्ट ऑफ द पब्लिक फाइल्स को डीक्लासिफाई कर दिया और पब्लिक डोमेन में डाल दिया, ओके। और इंडिया में हम लोग, लेकिन इंडिया में हम लोग ज्यादा फाइल्स को डीक्लासिफाई नहीं करते। जैसे कि 1962 कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो चाइना के साथ, उसकी जो रिपोर्ट है वो हमने अब तक डीक्लासिफाई नहीं की है। जस्टिस मुखर्जी की जो रिपोर्ट है सुभाष चंद्र बोस में, वो अभी तक हमने डीक्लासिफाई नहीं किया है और उसको हमने नेशनल आर्काइव्स में रखा है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है जो ये कहता है कि ऐसी फाइल्स को डीक्लासिफाई करके थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसीज आजकल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन का कंट्रोल उन्हीं के पास रहे, राइट। सो हमारी कंट्री में अभी एक स्टेबल सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो बाउंड्रीज है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। बाउंड्रीज मतलब कि किसी एक सिक्योर इंफॉर्मेशन की बाउंड्रीज जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं की गई है। तो कितना, कोई इंफॉर्मेशन कितनी सिक्योर है, कितनी सेंसिटिव है और कितनी इंफॉर्मेशन वो पब्लिक डोमेन पे डीक्लासिफाई करनी चाहिए, इसका कोई फिक्सेशन नहीं है। तो डीक्लासिफिकेशन एक ऐसा एरिया है जहां पे गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों एक सेफ प्ले कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपने पास सीक्रेटली स्टोर करके रख सकती है और बाकी इंफॉर्मेशन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो पब्लिक डोमेन में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, राइट। तो the availability of information is certainly much more now than it was say 25 to 30 years ago। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिबेट्स, डिस्कशंस, पेपर्स की वजह से काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने आ जाती है। तो डीक्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज मस्ट दीज डेज। डीक्लासिफिकेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है पब्लिक की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, जिसके तहत कुछ समय बाद अगर आज कोई ऑपरेशन हुआ तो उसको हम 5 या 6 साल के बाद
हम उस इंफॉर्मेशन को डीक्लासिफाई यानी कि हम उसको पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं। कुछ एक फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक फाइल है, उसमें एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो कि कंट्री की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको गवर्नमेंट डीक्लासिफाई करके पब्लिक डोमेन में डाल सकती है, राइट। जैसे कि 1971 वॉर के बाद कई सारे टॉप ऑफिसर्स ने ये बुक्स रिलीज की, पेपर्स रिलीज किए या डिबेट्स में डिस्कशन की। उन्होंने ये बताया कि हाउ दे वर ऑपरेटेड इनसाइड द बांग्लादेश सीक्रेटली। तो किसी के खिलाफ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इन्वोक नहीं हुआ। तो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनको ये क्लैरिफाई करना बड़ा ज्यादा किसी भी इंफॉर्मेशन की सेंसिटिविटी क्या है, सो दैट उनके ऑफिशियल्स जो है वो टाइमली ये पता कर सके कि हमें पब्लिक डोमेन्स में कितना पार्टिसिपेट करना है, पब्लिक डिबेट्स में कितना पार्टिसिपेट करना है, और साथ में जो एक पब्लिक है जो हमारी कंट्री में जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसके तहत ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन रहे, राइट। क्यों? क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री विच इज बेस्ड ऑन द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट ऑफ द पब्लिक टू बी अवेयर अबाउट सिचुएशंस, तो हमारी कंट्री में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा चाहिए, ग्रेट पब्लिक अवेयरनेस चाहिए, ठीक है। तो इन सबको मद्देनजर रख के अगर हम ये देखें तो डीक्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगर जब हम डीक्लासिफिकेशन करेंगे इंफॉर्मेशन तो वो हेल्प करेगी हमारी लर्निंग में, पॉलिसी डिबेट्स में, और एक ऐसा रास्ता बनाएंगी कि हमारे जो यूथ है, जो हमारी जनरेशन है, वो ज्यादा अवेयर हो सके सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। सो वे फॉरवर्ड क्या है? क्लास जरूरी है डीक्लासिफिकेशन की। जैसे पीवी नरसिम्हा राव ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स विल पेरिश विद हिम, कि बहुत सारी ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो कि उनके उनके मरने के साथ साथ खत्म हो जाएगी, राइट। सो डीक्लासिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट टूल एज ऑफिसर्स आर कस्टोडियंस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो जैसे रॉ एजेंट्स, आईबी एजेंट्स, ये कस्टोडियंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के और नेशनल सीक्रेट्स के, जो कि उन्होंने अपने कैरियर के चलते चलते सीखा है, राइट। तो especially in growing democratic world with accountability an important aspect and more information should be disclosed. No doubt information highly relevant for national security should be kept reserved, but कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस इश्यूज, पॉलिसीज आर कंसर्न, मच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द टेबल। कुछ समय के बाद इंफॉर्मेशन को डीक्लासिफाई करके टेबल पे रख देना चाहिए, so that it will be helpful for public debate, discussions, learnings and viewpoints, right? Now a very important article, इसमें ऑथर मॉनसून्स और उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स जो हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो हर साल मॉनसून्स हमारे ग्रेटर मुंबई के रीजन पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कई सारी अनसेफ और इलीगल बिल्डिंग्स हैं जिनके डिक्रिप्ट बेसिस हैं, यानी कि वर्स या सही नहीं है। तो मुंबई, जिसको हम इकोनॉमिक पावर हाउस भी कहते हैं कंट्री का, रिसेंटली वहां पे एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई जिसकी वजह से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस बेस पे ऑथर ने ये आर्टिकल लिखा है कि मॉनसून्स और उसकी वजह से होने वाले डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स के बारे में। तो डिजास्टर कैसे हो रहे हैं, ठीक है, राइट। तो डिजास्टर्स ड्यू टू पीपल एक्टिविटी, मेन रीजन ये है डिजास्टर्स का कि डिजास्टर ने ये बताया कि अनसेफ और इलीगल बिल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा है हमारे कोस्टल मुंबई रीजन में, और सिविक अथॉरिटीज जो है वो टाइमली एक्ट नहीं कर रही हैं लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, ड्यू टू करप्शन, ड्यू टू रिलक्टेंसी ऑफ पीपल। जो सिविक अथॉरिटीज हैं दे आर फेलिंग टू एक्ट इन टाइम। तो दिस ओवरबर्न सिटी नीड्स अ टाइम बाउंड एंड टाइमली अगर एक्शन नहीं लिया गया और यहाँ का सिस्टम अकाउंटेबल नहीं बना तो यहाँ पे जो आने वाले टाइम पे जो डिजास्टर्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, राइट। तो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करने होंगे ऐसे एरियाज और जहाँ पे लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, राइट। तो कई कई बार हमने ये देखा कि सिविक अथॉरिटीज ने ये कहा कि ऑक्यूपेंट्स आर रिलक्टेंट, ऑक्यूपेंट्स जो हैं, जो जहाँ पे इन ड्वेलिंग्स में रह रहे हैं, वो काफी जिद्दी हैं। कई लोग ये कहते हैं कि उनकी वर्क लोकेशन पास में है, कईयों के बच्चों के एजुकेशन स्कूल्स पास में है, तो इस वजह से लोग जो है वो माइग्रेट या शिफ्ट होना भी पसंद नहीं करते।
हमने कई बार देखा गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें वो 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स लोगों को दे रही है, लेकिन लोग रिहेबिलिटेट होना पसंद नहीं करते। तो ऐसी चीजें जो है वो ज्यादा क्राइसिस क्रिएट करती हैं और करेंगी आने वाले टाइम पे, जबकि जब मानसून की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो कोस्टल महाराष्ट्र का जो रीजन है वो एक एक्सट्रीम मानसून वाले एरिया में आता है। तो अगर जैसे हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा कि कांस्टेंट वार्मिंग ऑफ द अरेबियन सी, जैसे इस बार साइक्लोन तौते आया, तो इस वजह से हमारा अरेबियन सी जो है वो काफी फ्रिक्वेंटली वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो उससे मानसून की जो तीव्रता है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो डेटा देता है उसने ये कहा कि हम आपको एक्यूरेट फोरकास्टिंग भी प्रोवाइड करेंगे, सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से होने वाले जो मॉनसून्स में फ्लक्चुएशंस है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और ये आपको हेल्प करेगा लाइफ को बचाने के लिए और एग्रीकल्चर में। लेकिन जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, जो अनसेफ और इलीगल बिल्डिंग्स हैं, वो जो है वो सिविक अथॉरिटीज का काम है। देन हाउ टू टैकल, इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए? तो अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी इज टू एक्सेलरेट रिपेयर एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर वीक स्ट्रक्चर्स को, और जो स्ट्रक्चर्स रिपेयर नहीं हो सकते उनको रिप्लेस करो। राइट, तो जो मेगा सिटीज है हमारी, मुंबई, लाइक मुंबई, उसमें जो वाटर लॉगिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए हमें न्यू अर्बन वेटलैंड्स चाहिए जो कि बारिश को सोख सके, हमारे एक्स्ट्रा वाटर्स को एब्जॉर्ब कर सकें। जैसे कि मुंबई में रिजुविनेटेड मिट्टी रिवर का एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो कि अभी डिले हो गया था कोविड-19 क्राइसिस की वजह से। उसने कुछ रिलीफ किया था लोगों को, लेकिन हमें मास हाउसिंग प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरी है उन थाउजेंड्स लोगों को शिफ्ट करने के लिए, जो कि अभी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिनको मानसून की वजह से। Next and important, a very important article related to the social justice, related to the governance and ethics, right? तो ये आर्टिकल ये कहता है कि चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोविड-19, रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इंटरफेरेंस दिखाया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यू पॉइंट्स रखे रिलेटेड टू द चिल्ड्रन वेलफेयर सफरिंग इन कोविड पेंडेमिक। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि एडॉप्शन जो है वो कैन बी एन ऑप्शन ओनली व्हेन चिल्ड्रन सेफ्टी एंड वेलफेयर कैन बी एंश्योर्ड। अभी कोविड-19 की वजह से जो भी बच्चियों ने अपने माँ बाप खोए हैं, जो भी अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए कई एडवर्टीजमेंट्स निकल रही हैं रिलेटेड टू एडॉप्शन, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एडॉप्शन तभी सक्सेसफुल है जब बच्चों की सेफ्टी और उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचा जाए। एडॉप्शन तो हो गया, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स जो है एडॉप्शन के, उसके बारे में भी सोचा जाए। तो ये आर्टिकल इस पर निर्धारित है। So many people are following well-intentioned initiatives, and many believe that children orphaned by calamities are free for adoption, and that growing with well-off adoptive parents will give them short a better life than they can get from improvised surviving relatives, right? लेकिन empirically ऐसा देखा गया कि बच्चे जो हैं जब शिफ्ट होते हैं दूसरे कल्चरल या एथनिक एनवायरनमेंट्स में, फॉर एग्जांपल एक कल्चर का बच्चा जो ऑर्फन हुआ अपने पेरेंट्स को खोने की वजह से, वो जब दूसरे कल्चर या एथनिक एनवायरनमेंट में शिफ्ट होता है तो वो इजीली अडेप्ट नहीं कर पाता। उस वजह से बच्चे का जो चाइल्डहुड है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होता है, राइट? तो ये आर्टिकल इस पे बेस्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंडिया में कोई भी जो एडॉप्शन है वो जस्टिस लास्ट ईयर से जो भी एडॉप्शन हो रही है, जो भी बच्चे ऑर्फन हुए हैं लास्ट ईयर से, वो उनका जो एडॉप्शन है वो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2015 के थ्रू होना चाहिए, और कारा के थ्रू। कारा क्या है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो कारा की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ जो कि चाइल्ड एडॉप्शन रेस्क्यू अथॉरिटी है, उसके तहत और जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के तहत ही सारी एडॉप्शन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये देखा कि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट और मैसेजेस जो हैं वो पेरेंट्स को इनवाइट कर रही हैं कि वो एक या दो बच्चों को अडॉप्ट कर सकें जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए हैं ड्यू टू कोविड-19, राइट? तो कंसर्न्स और डेंजर क्या है? तो डेंजर ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम ट्रैफिकर्स अंडर द गाइस ऑफ अडॉप्शन इज एवर प्रेजेंट। एडॉप्शन के नाम पे कई सारे बच्चों को ट्रैफिकर्स जो ट्रैफिकिंग करते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, उनके हाथ लग जाते हैं, ठीक है? तो इस चीज को रोकने के लिए
Even when they reach the hands of genuine adoptive parents, there is a possibility that they will be uprooted out of their social and cultural environment. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जब जेन्युइन पेरेंट्स भी अगर उनको अडॉप्ट करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट से दूर करने की वजह से उनके चाइल्डहुड पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। खासकर इंटर कंट्री अडॉप्शंस, इंटर कंट्री एडॉप्शंस काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चों के सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट्स पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, राइट। तो जैसे कि हमने 2014 के सुनामी के साथ साथ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल दी कि बहुत सारी इल एडवाइज्ड कंपेन्स थी जो कि लोगों को ये बुला रही थी कि आओ और बच्चों को अडॉप्ट करो, बहुत सारी एशियन कंट्रीज में। तो ये एक जो थी एक एडवर्टीजमेंट थी, जब इनकी रियलिटी पता चला तो ये पता चला कि ये बच्चे जो हैं वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए अडॉप्ट किए गए हैं। तो इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और ये कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और कारा को मद्देनजर रख के ही सारी अडॉप्शन इंडिया में होंगी। तो हमारी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया और प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे यूनियन गवर्नमेंट और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है वो इस प्रॉब्लम को बड़ी ही बारीकी से देख रही है। और एनसीपीसीआर हमारा हर जो ऑर्फन्ड बच्चा है उसकी डिटेल्स लेके, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से उस पर काम कर रहा है। सो द एनसीपीसीआर इज कलेक्टिंग डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन affected by the pandemic from all state governments and the administration of union territories। तो एनसीपीसीआर पूरा डेटा कलेक्ट करके जो भी बच्चे अनाथ हो रहे हैं उनका पूरा डेटा कलेक्ट करके उनको जो भी जेन्युइन पेरेंट्स हैं उनके कल्चरल और उनके सोशल और उनके एथनिक एनवायरनमेंट को मद्देनजर रख के ही एडॉप्शन टेक्निक्स को आगे बढ़ा। सो एनसीपीसीआर की एडवर्टीजमेंट से सुप्रीम कोर्ट भी सामने आया। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंसमेंट की कि जो भी ऐसी कंपनीज हैं, जो भी ऐसी इलीगल कंपनीज हैं जो कि इनवाइट कर रही हैं इंटरेस्टेड पेरेंट्स को चिल्ड्रन एडॉप्शन के लिए, उनकी आइडेंटिटी को ध्यान से देखा जाए। उसने सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर को यह कहा कि इलीगल एडॉप्शंस को कम किया जाए और जो भी फंड्स कलेक्ट हो रहे हैं रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का मेन मकसद ये था कि जितनी भी एजेंसीज हैं जो कि इलीगली चल रही हैं इन द नेम ऑफ एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना, जिनका मकसद जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी हो सकता है, उन एजेंसीज को रोका जाए और इलीगल एडॉप्शंस को रोका जाए और साथ साथ में जो फंड्स कलेक्ट हो रही हैं उनको भी रोका जाए। तो कोर्ट has also passed orders for the continuance of children's education and other steps to coordinate the implementation of schemes in their favor। For example, schemes like प्राइम मिनिस्टर फंड से, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से जो स्कीम्स हैं जिसमें 23 आफ्टर 23 इयर्स ऑफ एज जो कि उनको 10 लाख रुपीस मिलेंगे, उनकी फ्री एजुकेशन है, ऐसी स्कीम्स को भी प्रमोट किया जाए, राइट। So these orders are necessary reminder to the authorities that they have a special responsibility to protect the interests and welfare of the children in times like this, right? कि adoption can be an option only when children's safety and welfare can be ensured, right? Mismatch of expectations during adoptions lead to traumatic situations। जो mismatch की जो हमने बात की, mismatch of expectations, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स कभी कभी ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो बीमार हो जाता है आफ्टर अडॉप्टिंग, उसको कुछ ऐसी डिजीज होती है जो कि ड्यूरिंग अडॉप्शन क्लियर नहीं की जाती, तो उससे क्या है कि जो पेरेंट्स की अफेक्शन है और लव जो है बच्चे के प्रति वो भी कम हो जाता है और उनके पेरेंटिंग बिहेवियर में भी फर्क आ जाता है। तो ये चीजों को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि जो कारा और जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2015 के थ्रू ही एडॉप्शन होनी चाहिए। अल्टीमेटली टुवर्ड्स द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द मशीन टू स्टैम्प आउट ऑल अनलॉफुल प्रैक्टिसेस brought to their attention by every events। Okay, now next important article is related to the Indian judiciary system। So Indian courts are always associated with non-delivery of justice and delays and difficulties for ordinary litigants to get justice on time, right? तो दो तीन issues हैं, ठीक है। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अपने न्यूज लेटर में ये लिखा था कि इंडिया में ऑलरेडी 3.27 करोड़ केसेस जो हैं पेंडिंग्स हैं और उसमें 85,000 केसेस ऐसे हैं जो कि 30 साल पुराने हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये कहना चाहता है कि क्या टेक्नोलॉजी
हमारी इंडियन जुडिशियल सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर पाएगा, हमारे जो केसेस हैं उनको स्पीड अप कर पाएगा और जस्टिस दिलवाने में मदद कर पाएगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ई कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका फेज 1 और फेज 2 काफी सक्सेसफुल है। ये डील करते थे डिजिटाइजेशन ऑफ द जुडिशरी, जैसे कि ई फिलिंग ऑफ केसेस, ट्रैकिंग केसेस ऑनलाइन, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इन्होंने काफी ज्यादा जस्टिस डिलीवरी प्रोसीजर्स में हेल्प की थी इंडियन जुडिशियल सिस्टम की, राइट। तो इसका थीम जो ये है, इसमें ये कहता है ऑथर कि द ई कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली released its draft vision document for phase 3 of the e-courts project. Okay, so there are many technological interventions in the form of e-courts are being established to address the issue of pendency and other related problems. But technology can only be used to revolutionize Indian courts when it operates within the constitutional framework of the fundamental rights of citizen. If not, technology can further exclusion, inequity and surveillance. तो हम देखेंगे कि ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट जो फेज 3 है, इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि फेवर में नहीं है कि हम लोग इसे अडॉप्ट करें अपने इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से हम मदद ले सकते हैं स्पीड अप करने के लिए, प्रोसेस के लिए। ओके, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इससे जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो फेज 3 जो है वो ई कोर्ट का, वो ये कहता है कि इट रीअफर्म्स इट्स कमिटमेंट टू द डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट प्रोसेसेस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इट प्लान्स टू अपग्रेड द इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लोअर जुडिशरी, राइट, एंड अनेबल एक्सेस टू लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर इसमें यह है कि अपग्रेड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर लोअर जुडिशरी का। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यह प्रपोज करता है इकोसिस्टम अप्रोच टू जस्टिस डिलीवरी। अब इकोसिस्टम अप्रोच क्या है ये हम अभी देखेंगे, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है फेज 3 में, राइट। तो ये जो फेज 3 है, इसने प्रपोज किया इकोसिस्टम अप्रोच टू जस्टिस डिलीवरी। तो इकोसिस्टम अप्रोच ये कहता है कि सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग इंटरऑपरेबल। क्या है, इसमें होगा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा जिसमें एक क्रिमिनल की या एक पर्सन जो कि एक कन्विक्टेड है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, राइट। तो अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, पुलिस को चाहिए या कोई भी नई गवर्नमेंट एजेंसी को चाहिए तो वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो आईसीजेएस जो है, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इट ऑपरेट्स between various branches of the state such as between the judiciary, the police and the prison system, right। तो एक ये यूनिफॉर्मिटी ला रहा है, एक स्टैंडर्डाइजेशन ला रहा है बिटवीन शेयरिंग डेटा। लेकिन इसका इशू ये भी था कि ये तभी यूजफुल होगा when it provides anonymous, aggregated and statistical information about issues without identifying the individuals। ये क्यों, ये हम आगे देखेंगे, राइट। तो ये एक इंडिविजुअल की 360 डिग्री प्रोफाइलिंग कर रहा है, सो दैट एक जुडिशरी, पुलिस या प्रिजन सिस्टम के पास A to Z किसी भी कन्विक्टेड का या किसी भी क्रिमिनल का डेटा जो है वो ऑन स्पॉट अवेलेबल हो जाए। तो फेज 3 envisages creating a 360 degree profile of each person by integrating all of their interactions with the government agencies into a unified database। For example, एक बंदा जब अरेस्ट होता है फ्रॉम पुलिस, ओके, टू जुडिशरी टू एनी कस्टडी, उसका जितना भी इंटरेक्शन है किसी भी डिपार्टमेंट के साथ वो सारा वहां पे रिकॉर्ड होगा। तो कोई भी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर ऑनलाइन जो है अपना डेटाबेस मूव करता है तो उसके पास उस कन्विक्टेड या उस विक्टिम का या कन्विक्टेड का जिसका भी डेटा है वो सारा का सारा एक क्लिक पे अवेलेबल होगा, राइट। सो लोकल, अभी तक क्या था कि डेटा जो था वो लोकलाइज था, पुलिस स्टेशन का डेटा पुलिस स्टेशन में था। जब सुप्रीम कोर्ट डेटा सॉरी जब कोई भी कोर्ट जब डेटा मंगवाता था तो वो पुलिस स्टेशन से कोर्ट में भेजा जाता था, राइट। तो पहले लोकलाइज डाटा था, अब वो डेटा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो नो डाउट इट विल लीड टू अ ग्रेटर एडवांसमेंट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट इट हैज मेनी कंसर्न्स। तो कंसर्न्स जो हैं डेटा कलेक्शन के साथ वो ये हैं कि डेटा बहुत यूजफुल है जब वो इश्यूज को डिस्कस करे और ना ही इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी को हर स्टेप पे
रिलीज करे, ठीक है। तो डेटा कैन बी यूजफुल व्हेन इट प्रोवाइड्स एनोनिमस एग्रीगेट इंडिविजुअल्स, क्योंकि अब हमारा डेटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और पुलिस, प्रिजन सिस्टम, जुडिशरी सारे उस इश्यूज को एक सिंगल क्लिक पे वो हर किसी के पास इशू जो है वो अवेलेबल रहेगा, केस अवेलेबल रहेगा। लेकिन हमें ये मेक श्योर करना है कि इंडिविजुअल जो है उस केस के साथ एसोसिएटेड जो है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। तो जो सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स, अगर इसको सही तरीके से इनकी डेटा शेयरिंग और डेटा स्टोरेज नहीं किया गया तो वो एक इविल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो एक बड़ा कंसर्न है कि जो डेटा इतना सेंट्रलाइज्ड डेटा जो कलेक्ट होगा इसकी शेयरिंग और इसकी स्टोरेज को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान रखना है कि हर इंडिविजुअल के जो प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन रहे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद सेट किए थे इन पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में, because India does not have proper data protection regime. So Supreme Court has to take care of the individual's data and have to maintain the dignity of each and every individual, right? तो इकोसिस्टम के साथ चैलेंजेस भी हैं कुछ जो कि एसोसिएटेड हैं। वो ये है कि ICGS जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा बनेगा विल मेक थिंग्स वर्स विद एग्जिस्टिंग क्लास एंड कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया। क्योंकि हम देखो हमारी इंडियन पुलिस सिस्टम का एक रूल रहा है कि जो भी कंप्लेन जो पहली रजिस्टर होती है वो लोकल पुलिस स्टेशन पे होती है। तो हमने कई बार देखा कि जो हमारे लोकल पुलिस स्टेशंस पे क्रिमिनल डेटा जो है उसको कास्ट और क्लास के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। तो लोकल स्टेशंस, तो ऑथर ये कह रहा है कि लोकल स्टेशंस हैव हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड टू द criminalization of entire communities through colonial era laws such as Criminal Tribes Act of 1871, ठीक है। तो कभी कभी क्या करता है कि पुलिस स्टेशन में एक पूरी पूरी ट्राइब्स को भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहा दिया जाता है कि ये वाली तो ट्राइब है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो ऐसा डेटा जो है इसको संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और मेजर कंसर्न जो है वो हाउसिंग ऑफ डेटा विद द होम मिनिस्ट्री। ये जितना भी डेटा होगा ये सारा का सारा स्टोर होगा होम मिनिस्ट्री के पास। तो ये ऑथर इसमें कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा डेटा जो है ये होम मिनिस्ट्री में ही क्यों स्टोर होगा, राइट। सो दिस इज ऑफ पर्टिकुलरली कंसर्न since the data collected, shared and collated through the eCourt project will be housed with the home ministry under the ICGS। तो कोर्ट्स को ये डेटा चाहिए ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन होम मिनिस्ट्री में डेटा स्टोर करना है इस पे एक थोड़ा सा विवाद जो है वो चल रहा है। तो और कौन से कंसर्न्स हैं? कंसर्न्स पहला तो जैसे बताया आपको कि वायलेशन ऑफ प्राइवेसी स्टैंडर्ड। तो पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में के केस में ये कहा था कि डेटा एग्रीगेशन जो भी है इट शुड नॉट। दूसरा है टारगेटेड सर्वेलेंस। अब जैसे हम टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स की बात करें तो हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम या हमारी कोई भी इंटरनेट एक्टिविटी को देख के हमें गूगल जो है या फेसबुक है हमें सजेशंस देता है, राइट, एडवर्टाइजमेंट देता है, सजेशन देता है, तो उसे ऑथर कहता है टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। लेकिन जब गवर्नमेंट इसे यूज करेगी तो उसे हम कहेंगे टारगेटेड सर्वेलेंस। तो जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जब हम पे जिस तरीके से टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स करती है उस तरीके से गवर्नमेंट अगर हमें बेस्ड ऑन अवर कास्ट, बेस्ड ऑन अवर कम्युनिटी, बेस्ड ऑन अवर लोकेशन, बेस्ड ऑन अवर पास्ट एक्सपीरियंस हमें अगर टारगेटेड सर्वेलेंस करेगा तो वो एक दिक्कत की वजह है। तो हमें जुडिशियस यूज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए while we are delivering justice to individual, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ई कोर्ट प्रोजेक्ट का? इज टू स्ट्रीमलाइन जुडिशियल प्रोसेसेस, रिड्यूस पेंडेंसी एंड हेल्प द लिटिगेंट्स। ये तीन जो हैं ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। टू कंटिन्यू विद दैट द फ्रेमवर्क ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो इस चीज को हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को मद्देनजर रखते हुए ही काम करना चाहिए। तो continue to do that within the framework of our fundamental rights, the e-court must move towards the localization of data instead of centralization। तो ऑथर जो है वो लोकलाइजेशन ऑफ डेटा पे ही बेस्ड रहना चाहता है इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइजेशन। The E-Committee must prevent the seamless exchange of data between the branches of the state that ought to remain separate, because in India we believe in separation of powers। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स में बिलीव करता है, राइट। तो वैसे ही जो सीमलेस एक्सचेंज ऑफ डेटा है वो
सेपरेट ही रहना चाहिए. टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोजेक्ट बट इट कैन नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ. ओके, नाउ एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें ऑथर बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात कर रहा है. तो इसका टाइटल है ड्रीम ऑफ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. तो इसमें ऑथर ये डिस्क्राइब करता है कि अभी इस जो हमारे प्लेनेट अर्थ है, जो हमारा वर्ल्ड है, इस पे रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन और पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो दुनिया है इसको ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से देखना चाहिए. तो अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स हैं वो ह्यूमैनिटी राइट्स हैं. ठीक है, हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके ह्यूमैनिटी की तरफ जाना चाहिए. हमें ये इक्विटी और जो वॉइसेस, ऐसी जो डाउन ट्रॉडन वॉइसेस हैं उसको सुनना चाहिए. राइट. तो इसमें ऑथर ये कर रहा है कि एक रियल इमेज जब हम स्पेस में जाते हैं तब हमें एक बॉर्डरलेस विलेज दिखाई देता है. बॉर्डरलेस विलेज मतलब एक ऐसा विलेज जिसमें कोई बॉर्डर्स नहीं है. जब हम स्पेस से देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इस इमेज से देखते हैं तो हमें कोई भी बार्ब्ड वायर्स, कोई भी हमें जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है, हमें कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता. राइट. तो ये ऑथर ये कहता है कि अब रियल इमेज, स्पेशल इमेज इन्वॉल्व्स अराउंड द माइंड वंस यू विजुअलाइज बॉर्डरलेस अर्थ फ्रॉम द डिस्टेंस इन स्पेस. राइट. द आर्सेनल ऑफ कॉर्टेसिना वायर्स. कॉर्टेसिना वायर्स मतलब ये वाली वायर्स, बार्ब वायर्स, एंड चेक पॉइंट्स इज नॉट विजिबल. द बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चरल और एथनिसिटी बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल फ्रॉम द स्पेस. वी कैन नॉट सी द ब्लॉकेट ऑफ गाजा. यहाँ पे ऑथर एक इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है गाजा के, जहाँ पे 20 लाख पैलेस्टीनियंस को एक जू की तरह एक जू में रखा गया था, जिसको हम टॉक्सिक स्लम भी कहेंगे, जहाँ पे ना मेडिसिन, फूड, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं था. तो एक इवेंट को डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, तो हमें ऐसा भी ब्लॉकेट जो है वो स्पेस से नहीं दिखता. तो हमें स्पेस से दिखता है फ्री ओशंस, ठीक है, माउंटेन्स, रिवर्स. तो ऑथर इन सब चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है कि ऐसा ही एक फ्री वर्ल्ड होना चाहिए जहां पे ह्यूमैनिटी की बात हो, एक फ्री विचारधारा हो, ना कि इतने ज्यादा डिस्क्रिमिनेशंस हो. राइट. नाउ एन इंपॉर्टेंट स्लाइड. इसमें ऑथर राइट्स फॉर ऑल की बात कर रहा है. राइट. इसमें ऑथर ये कहता है कि हाउ लॉन्ग कैन यू कीप अ ह्यूमन बीइंग लॉक्ड अप व्हेन द वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग फॉर द ह्यूमन राइट्स. फॉर लोअर क्लास में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अपर क्लास डिस्क्रिमिनेशन करता है बेस्ड ऑन रेसिज्म, बेस्ड ऑन कास्टिज्म, बेस्ड ऑन रिलीजनिज्म और एनीथिंग, तो इसमें ये बात की गई है कि अगर हम लोग राइट्स जो है वो नहीं देंगे सबको, अगर जो गवर्नमेंट जो है वो इक्वल राइट सबको नहीं देगी, तो एक समय आएगा जो जब वो डाउन ट्रोडन जो क्लास है, जो ओप्रेस्ड क्लास है, वो रेबल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी. और जब वो रेबल बनेगी तो जो क्लास उनको ओप्रेस कर रही है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. तो इसलिए ऑथर ने इस पे किया कि राइट्स जो है वो सबके लिए होनी चाहिए. ओके, तो एवरीवन डिजायर्स अ स्पेस फॉर फ्रीडम. तो टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, जो यहाँ पे फेंस की बात की गई, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि फेंस की बात की गई, तो फेंस इज अ टेस्टिमोनी ऑफ डेथ एंड टेरर ऑफ रेस एंड अल्ट्रा नेशनलिज्म. राइट. समथिंग मैक्सिकन और पैलेस्टीनियंस और इंडियंस कैन वेरी वेल रियलाइज. तो we stand fractured by not only borders but political, economic and social and ethnic differences. Right. So surveillance, lockdowns, military vigilance at the borders are a lame excuse of self-defense camouflaging the tyranny of the majority aiming at the expulsion of the other. तो जो इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो टायरनी, जो ऑपरेसिंग क्लास है, वो सर्वेलेंस, लॉकडाउन या मिलिट्री विजिलेंस जो इसलिए रखती है सो दैट कि वो एक दूसरी क्लास को ऑप्रेस कर सके. Between the rich and the poor, between the business class and the tourist class, traveling in the same plane, reaching the same destination or crashing together, between an upmarket gated community and the suburbs of the poverty and hunger, between the mosque and the temple, signifying a jarring sense of imbalance which needs to be balanced at least somewhere. तो यहाँ पे राइट्स की बात हो रही है. राइट. ऑथर ने ये कहा कि अगर हर जगह हम जहां देखते हैं अमीर गरीब है, बिजनेस क्लास, टूरिस्ट क्लास, ठीक है, अपमार्केट गेटेड कम्युनिटी, स्लम्स, मॉस्क, टेम्पल्स, हर जगह इम्बैलेंस देखने को मिलता है. तो कोई एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे बैलेंस हो. तो उस बैलेंस कहां पे होगा? ह्यूमन राइट्स में, डिग्निटी में. ओके. तो इशू ऑफ माइग्रेंट्स, यहाँ पे माइग्रेंट्स की इशू की बात की गई
कि रेसिज्म, जैसे कि हमने देखा कि कई रेसिज्म बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंस है इवन कि आज के समय में भी, तो रेसिज्म नाउ सीम्स टू बी एम्बेडेड इन द वेरी आइडिया ऑफ द फेंस. ओके, रेसिज्म मतलब डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेस, राइट? तो the world overflows with stern vigilantism, the cold and the heartless bureaucracy, the secret agents and the terrorizing state apparatus, right? The onslaught is on the people, jobless and homeless, with no choices in their own land. तो इसमें ऑथर ये कहता है कि स्टर्न विजिलेंटिज्म मतलब लॉ एनफोर्समेंट विदाउट लीगल अथॉरिटी. लोग जो हैं वो मिलके रूलर्स बन जाते हैं बिना किसी लीगल अथॉरिटी के, ठीक है? कोल्ड एंड हर्टलेस ब्यूरोक्रेसी, स्टर्न सीक्रेट एजेंट्स और टेरराइजिंग एक्टिविटीज, ये लोग जो हैं ये मजबूर कर देते हैं कई लोगों को कि अपनी होमलैंड छोड़ के कहीं और जाके काम करें. उनको हम कहेंगे माइग्रेंट्स. तो सच पीपल लीव देयर होम्स seeking a better way of life as well as serve the host country supplying it in the labor. Okay, तो यहाँ पे माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो माइग्रेंट्स जो है उन अनबेरेबल सफरिंग होती है उन्हें इन ए वॉर टॉर्न होमलैंड्स. यहाँ पे पुरानी बात की गई है जो वॉर टॉर्न होमलैंड्स थे, राइट? अगर कहीं पे वॉर होती है या कहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री में वॉर हो रही है, वहां पे काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, ऑपरेशन है, तो वो फोर्स करती है वहां के लोगों को कि दूसरी कंट्रीज या नियर बाय कंट्रीज में शिफ्ट हो जाएं. जैसे हमने रोहिंग्यास देखा, म्यांमार का इशू था, ये सब इश्यूज थे. उन्होंने फोर्स किया लोकल्स को कि वो इंडिया में आके शिफ्ट हो जाएं. तो यहाँ पे उनको ना सोशल सिक्योरिटी मिली, यहाँ पे उनको लेबर्स की तरह ट्रीट किया गया, राइट? ना उनको गवर्नमेंट के रिलीफ प्रोग्राम्स मिले. तो ये एक वॉर जो थी ये थी अपर क्लास के बीच में, और सफर कौन हुआ? लोअर क्लास वाला. तो ये एक उसको ऑथर ने ऑनस्लॉट इशू कहा है, राइट? तो अगला जो इसमें टॉपिक होगा वो होगा इग्नोरिंग देयर वॉइसेस. ठीक है, तो इसने ये कहा कि जब माइग्रेंट्स जो हैं वो, ऑथर नॉमी क्लिन ये कहता है कि जब माइग्रेंट जो है ये कार्गो की तरह ट्रीट किए जाते हैं विद नो राइट्स एट ऑल. दे आर ट्रीटेड लाइक कार्गोस, दे हैव नो राइट्स, राइट? रिच नेशंस हु बिलीव इन फ्री ट्रेड do not realize that the migrants who came to their shores in the face of death are not their clients but sellers of their labor, their blood, sweat and tears. जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में जब लेबर सप्लाई होती थी हमारी, जब हम लोग थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे अपनी हिस्ट्री में, तो उस समय में हमें ये देखना था कि जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी वो ये फोर्स करती थी कि जो वाइट थे वो ब्लैक पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, राइट? तो इन सब की वॉइसेस जो है दैट शुड नॉट बी रिफ्रेन फ्रॉम, अनसुनी नहीं कर देनी चाहिए, राइट? इट इज inhumane to turn a deaf ear to the demands of those who want to break out of the confines of chauvinism or racial fantasism, right? They want a vision of peace and freedom, they want human rights, they want dignity. ठीक है, तो ऑथर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द डिटेंशन सेंटर्स बिहाइंड द इम्पेनेट्रेबल वॉल्स ऑफ द हॉकाइट स्टेट. हॉकाई स्टेट मतलब ऊपर से हॉक पक्षी जो है जिस तरीके से देखता है, तो डिटेंशन सेंटर जो होते हैं जहां पे डिटेन किया जाता है लोगों को, उनकी कंडीशंस बहुत ही खराब होती हैं, राइट? तो स्टेट जो है वो ऊपर से देखता है, तो स्टेट को नीचे जाके एटलीस्ट उसकी जायजा लेना चाहिए. तो अभी ऑथर बात कर रहा है द पावर ऑफ पीस की. द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टू पीसफुली सेंड अक्रॉस द fences their messages and songs of resistance that reverberate across the world with the idea of revolution and hope, emancipation and freedom from the tyranny of the handful who rule the world, right? The rebel voices sooner or later will remember their poets and the songs of their past that will penetrate the fences, tear down in globally interconnected social movements when the extreme of wealth and poverty will no longer be endured. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब जो लोगों को जो ऑप्रेस किया जा रहा है, जब वो अपने रेबल्स की आवाज सुनेंगे, जब वो ऐसे मोटिवेटेड कविताएं सुनेंगे, तो वो उस समय उन फेंसिस से अंदर फेंसिस तोड़ के आ जाएंगे. उस समय जो वेल्थ पॉवर्टी किसी काम की नहीं रहेगी. तो इसलिए ऑथर ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो पीस की पावर है वो बहुत ज्यादा है और उसे हमें मेंटेन करना चाहिए, राइट? The language of diversity and dignity which will soon engulf the unilateral predatory game plans of the rich and the mighty, right? Now an important article
जो कि बेस्ड है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट पे, राइट। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो थे जो G7 नेशंस के। अब आप G7 की कौन सी कंट्रीज G7 नेशंस में आती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है G7 नेशंस के, उन्होंने एक लैंडमार्क डील साइन करने के बारे में वो लोग सोच रहे हैं, जो कि डिसाइड करेगा कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्यों लगाना है और इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है टू क्लोज क्रॉस बॉर्डर टैक्स लूप होल्स यूज्ड बाय सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज। अब होता क्या है कि कई कंपनीज जो है वो अपनी कंपनीज को, कई कंपनीज जो है वो रजिस्टर होती हैं टैक्स हेवन कंट्रीज में, राइट। टैक्स हेवन कंट्रीज एक ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां का टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही लिबरल होता है। यहाँ तो वहां की कंट्रीज जो है वो टैक्स लेती ही नहीं है। तो कंपनीज ऑपरेट कहीं कर रही होती हैं और रजिस्टर्ड कहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स बचाना होता है। तो जब ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट आ जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो रेट है जो वो फिक्स हो जाएगा। जैसे इंडिया में अगर फॉर एग्जांपल मिनिमम अल्टरनेट टैक्स MAT जो है वो फिक्स है 15%, वैसे ही वर्ल्ड में एक कॉर्पोरेट टैक्स रेट फिक्स हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो कंपनीज अपने आप को माइग्रेट करती हैं दूसरी कंट्रीज में, जिनको हम टैक्स हेवन बोलेंगे, ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पसेस, वो वहां पे नहीं जाएंगी और वो अपनी होम कंट्रीज में ही रजिस्टर हो जाएंगी, राइट। तो जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी था, उन्होंने ये कहा कि इट्स अ 30-year रेस टू द बॉटम ऑन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। कंट्रीज जो है वो ल्योर करती हैं कि वो अपने जो ऑफिसेस हैं वो वहां पे रजिस्टर करें। तो GMCTR आने के बाद वो कंपनीज ऐसा करना नहीं सही मानेंगी, राइट। द OECD एंड 20 कंट्रीज। अब आप ये देखेंगे कि OECD कंट्रीज जो हैं वो कौन सी होती हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनकी, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये काम करती है टू बिल्ड बेटर पॉलिसीज फॉर बेटर लाइव्स, राइट। तो ये जो OECD और G20 कंट्रीज हैं, इट एम्स टू रीच कंसेंसस ऑन बोथ बाय मिड ईयर, but the talks on global corporate minimum are technically simpler and less contentious. तो अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे कि इशू क्या है और टैक्स हेवंस क्या है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अगर ये एक आइलैंड नेशन है, तो अगर कोई कंपनी यहाँ पे रजिस्टर होती है तो वो उसके टैक्सेस जो है वो सारे माफ कर देती है, राइट। So tax haven is generally an offshore country that offers foreign individuals and businesses little or no tax liability in a politically and economically static environment. समझ गए? So major MNCs try to shift to tax havens. Low tax countries such as Ireland or Caribbean nations such as British Virgin Islands और Bahamas, ये जो है बहुत सारी कंट्रीज जो है अपने आप को वहां पे जाके रजिस्टर कर लेती हैं। मोर ओवर इंडियन कंपनीज भी बहुत सारी हैं। तो इंडिया को भी ऐसा जो कंट्रीज जो है जो ऑफशोर रजिस्टर होती हैं, इंडिया को भी उससे 10 बिलियन US डॉलर का जो है वो लॉस होता है एनुअली। तो इस लॉस को कवर अप करने के लिए और एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स लाने के लिए ही GMCTR लाया जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इंडिया का मैट क्या है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या है इंडिया का। तो मैट इज एन इंपॉर्टेंट टूल विद विच टैक्स अवॉइडेंस कैन बी प्रिवेंटेड। तो कई सारी कंपनीज जो हैं वो बहुत सारे अपने टैक्स एग्जम्पशंस दिखा के, सब्सिडीज दिखा के जो है वो टैक्स में माफी ले लेती हैं। तो मैट जो एक ऐसा टूल है जो कि टैक्स अवॉइडेंस को प्रिवेंट करता है। All important companies in India, whether domestic or foreign, fall under this provision. Due to an increase in the number of zero tax paying companies, minimum alternate tax was introduced by Finance Act in 1987 और इसका बेस ईयर जो था वो 1988-89 से स्टार्ट कर दिया गया था। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, इंडिविजुअल बिजनेसेस जो भी इंडिया में रजिस्टर होगा वो मैट उसको देना पड़ेगा। तो 2019-20 में 15% मैट फिक्स किया गया था जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, राइट। तो जो मैट है वो ये कहता है कि जो भी आपके बुक्स के प्रॉफिट है उनको देख के 15% टैक्स जो है वो आपके प्रॉफिट्स पे लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ अगर एक कंपनी का प्रॉफिट है एनुअली, तो मैट उस पे होगा 15 करोड़।
तो इस बेस पे ये काम करता है, राइट। तो हाउ वुड अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स वर्क? तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट वुड अप्लाई टू ओवरसीज प्रॉफिट्स, ओके। तो गवर्नमेंट कुड स्टिल सेट वट एवर लोकल कॉर्पोरेट टैक्स रेट they want, but if companies pay low tax rate in a particular company, their home government could top up their taxes to the minimum rate, eliminating the advantage of shifting profits. तो अगर कोई कंट्री बाहर रजिस्टर होती भी है तो उसकी होम कंट्री जो है वो अपने मिनिमम रेट को बढ़ा देगी, यानी कि अगर जो ग्लोबल मिनिमम रेट अगर 18% है और बाहर की कंट्री उससे 7% लेती है, तो जो होमलैंड कंट्री है वो 11% अपना टैक्स रेट करके उसको इक्वलाइज कर लेगी। तो ओईसीडी ने ये कहा कि गवर्नमेंट्स जो जितने भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स हैं ये खुद डिसाइड करके एक कंसेंसस बना के एक मिनिमम टैक्स रेट डिसाइड करेंगी। अब वाई अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट? क्यों चाहिए हमें वर्ल्ड में ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट? मेजर पॉइंट is to discourage multinational from shifting profits and tax revenues। अपनी सेल कर रही है, इंडिया में अपना सामान बेच रही है, उसकी मार्केट इंडिया में है, लेकिन वो रजिस्टर अगर फॉर एग्जांपल बहामास किसी टैक्स हेवन कंट्री में है तो वो अपने प्रॉफिट्स और अपने जो टैक्स रेवेन्यूज है वो वहां पे दिखाएगी। अब जबकि वो टैक्स हेवन है तो वहां पे उसको उसका जो टैक्स जो है वो बहुत कम देना पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं जिनको हम इंटेंजिबल सोर्सेज ऑफ इनकम बोलेंगे, जैसे कि ड्रग पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यूजुअली क्या होता है कि लो टैक्स पेइंग कंट्रीज में ये सारे माफ होते हैं, ठीक है। तो सो कंपनीज टू अवॉइड पेइंग हायर टैक्सेस इन देयर ट्रेडिशनल होम कंट्रीज, दे यूजुअली माइग्रेट टू दीज टैक्स हेवन कंट्रीज, राइट। और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि अगर हम लोग 15% टैक्स रेट अगर हम ग्लोबली इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो जो फर्म्स जो कि यूएसए में रजिस्टर्ड है वो अपने आप को एक फाइनेंशियल डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगी और सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा टैक्सेशन को लेके, और फोकस होगा कंपटीशन पे, इनोवेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट। सो टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन इनोवेशन एंड फोकस ऑन कंपटीशन, एक हमें मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बहुत जरूरत है। तो इंडिया का स्टैंड क्या है? ऑफ कोर्स इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, राइट। और टैक्सेशन जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है कि वो अपने टैक्सेशन को अपनी कंट्री के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चलाए। बट बीइंग अ सोवरेन नेशन, इंडिया इज फ्री to participate and engage in the emerging discussions globally related to any tax structure, right? Of course इंडिया को भी इससे बेनिफिट होने वाला है क्योंकि इंडिया की कई सारी जो मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो टैक्स हेवंस में रजिस्टर्ड हैं, सो दैट दे कैन एवेड द टैक्सेशन सिस्टम्स ऑफ आवर कंट्री। तो ऑफ कोर्स इंडिया को बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने एक वो दिया था, एक रिकॉर्ड दिया था जिसमें उसने ये कहा था कि इंडिया को 10 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस होता है एवरी ईयर ड्यू टू ग्लोबल टैक्स अब्यूज, राइट। सो इंडिया को अल्टीमेटली बेनिफिट भी होगा। सो इन अ बिड टू रिवाइव द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, राइट, इन अ बिड टू रिवाइव द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इंडिया ने ऑलरेडी अपना कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस करके 22% किया है एक कॉर्पोरेट कंपनीज को और 15% किया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, राइट। सो अदर साइड्स पर प्रॉब्लम भी है इसकी ना। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि लो टैक्स रेट इज अ टूल फॉर इंडिया टू अल्टरनेटिवली पुश इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में 20% अगर ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट लगा दिया गया और इंडिया में फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये कहती है कि हमें स्टिमुलस पैकेज देना है और हमें अपने टैक्सेशन को कम करना है, तो इसको देख के हम लोग नहीं कम कर पाएंगे क्योंकि टैक्सेशन एक कंट्री की सोवरेनिटी पे डिपेंड करता है। तो इंडिया विल बिकम बाउंड to the corporate tax made on the global standards, right? So if the proposal comes into effect, India may experience a longer economic hangover than other developed nations with less ability to offer mega stimulus package. India के पास बहुत पैसे हैं कि वो stimulus packages, India is a developing country and we are becoming a rich country, so we have much to offer as a mega stimulus packages, right? So
While taxation is ultimately a sovereign function and depends upon the needs and the circumstances of the nation, the government should be open to participate and engage in emerging discussion globally. जिससे मैंने आपको बताया, right? India already double taxation avoidance agreements, tax information exchange agreements, बहुत सारे जो हमारे वर्ल्ड के टैक्सेशन जो गवर्नेंस फीचर्स हैं उनका पार्ट है, लेकिन when it comes to reviving economic activity, when it comes to giving stimulus package, India will not be able to do that once it signed GMCTR, right? तो challenges ये हैं कि getting all major nations on the same page is a problem. जैसे मैंने आपको बताया कि सारे nations को मनाना एक problem रहेगी, ठीक है? तो since the GMCTR impinges on the right of the sovereign to decide a nation's tax policy, okay? So policy issue भी है. Global minimum rate would essentially take away tool that countries use to push policies that suit them, right? So a low tax is a tool that they can use to alternatively push economic activity. Of also a global minimum tax rate will do little to tackle tax evasions. Already अपनी हर एक कंट्री के अपने अपने टैक्स रेट्स हैं, तो बस बाउंडिंग ये हो जाएगी कि कोई भी कंट्री जो है वो स्टिमुलस पैकेज, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज नहीं दे पाएगी. तो ये एक कंट्रीज के लिए पॉलिसी इशू है. तो अब इसका कंक्लूजन हम ये देखेंगे कि मल्टीनेशनल्स आर द सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, right? These corporations help to generate demand with efficient utilization of resources and create employment in low income countries. Nations have used their freedom to set corporation tax rates as a way to attract सच बिजनेसेस. जैसे मैंने आपको बताया कि नेशंस को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए अपने कॉर्पोरेशन टैक्स को रेगुलेट करने के लिए, सो दैट कि वो वर्ल्ड के बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर सके. स्मॉल कंट्रीज जैसी आयरलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर हैव अट्रैक्टेड मैनी बिजनेसेस because they are considered like tax havens. The global minimum tax rate will finish off every opportunity for such countries whose only weapon to attract these companies is low taxes. तो ऐसी बहामास जैसी कंट्री हैं, छोटी कंट्रीज, बहामास आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड, इनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने टैक्स रेट्स को कम करके बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने कंट्रीज में बुला सके. अगर ये अपॉर्चुनिटी भी उनके हाथ से चली गई तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. सो इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर इनकम इनइक्वालिटीज अक्रॉस ज्योग्राफीज, ए मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट रेट टैक्स कुड क्राउड आउट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में भी वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्राउड आउट कर सकती है. तो गाइस, ये था हमारा आज का न्यूज़लेटर एडिटोरियल्स डिस्कशन. तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.